नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के पहले भी प्रयास कर रही है और अब कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद जो स्कूल हैं, जो कोचिंग क्लासेस हैं, उनके लिए भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह जो अब कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद समान स्थिति हो सके। हमारे साथ फिजिक्स के टीचर हैं, सिग्मा फिजिक्स के विजेंद्र मोहन जी। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हम बता दें कि दरभंगा में लगातार कोचिंग संस्थान के 4 जनवरी के खुलने की बात को लेकर के कोचिंग संस्थान और स्कूल काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन कई समस्याएं हैं, कई ऐसे कठिन चुनौतियां हैं जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोचिंग जब खुला है तो 11th-12th के छात्रों का जो एक साल पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है उसे पूरी तरह सिलेबस के अनुसार समय पर पूरा हो जाए और एग्जामिनेशन जो फरवरी में होने वाले 12th का उसको भी उसके देखते हुए शिक्षक समय पर पूरा करें। विजेंद्र जी, लगता है कि इस बार जो 4 जनवरी से सरकार की योजना है कि खोलने की, तो कई कठिन चुनौतियां गाइडलाइंस है। क्या लगता है कि कोचिंग संस्थान गाइडलाइंस के अनुरूप काम कर पाएगी? जी निश्चित तौर पर, चूँकि ज़्यादातर जो कोचिंग संस्थान है उसमें वयस्क बच्चे यानी जो 11वीं 12वीं में हैं ऐसे बच्चे लोग हैं और इन लोगों का जो है समझदारी निश्चित तौर पर छोटे बच्चों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ये लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या समस्याएँ एक आम आदमी को होती है और कोरोना काल में क्या क्या गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी किया गया उसको पालन करना चाहिए। जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना, तो ये निश्चित तौर पर ये वयस्क बच्चे कर पाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक लोग भी हम समझते हैं कि काफ़ी अनुभवी और समझदार लोग हैं और वो लोग भी इसका पूरा ख्याल रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ बहुत खुशी की बात है कि नए साल के आगमन के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम की सरकार योजना बना रही है, जो कि कोचिंग संस्थान या शिक्षा और भी जो स्कूल वगैरह हैं इसके प्रॉपर संचालन में सहायक होंगे। विजेंद्र जी, एक यही सवाल है, अभिभावक जो सशंकित हैं वो ये लेकर के कि कोचिंग में जाने समय में और आने समय में अचानक जैसे कोचिंग से छूटते हैं छात्र या आते हैं तो एक भीड़ हो जाता है, एक दूसरे से सामाजिक दूरी नहीं बन पाता है, तो ये एक कठिन चुनौती होगी। तो इसको किस तरह कर पाएंगे आप ताकि जनता और अभिभावकों तक संदेश जाए? जी मैं ये समझता हूँ कि आने वक्त में उस तरह से भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर शिक्षक लोग 2 लगातार क्लास के बीच में कुछ समय का गैप रखें, जैसे एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आधे घंटे का गैप हो, या स्कूल में भी आने का पीरियड थोड़ा सा लंबा रखा जाए ताकि 1 by 1 लोग आते जाए और अपने अपने निर्धारित स्थान पर, यानी हमारे हिसाब से हर क्लास में हर बच्चों का एक निर्धारित स्थान हो, जिससे कि बच्चों में आपाधापी नहीं हो कि मुझे अब अगले बेंच पर बैठनी है तो मुझे पिछले बेंच पर बैठनी है। एक निर्धारित स्थान हो या फिर एक कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसके तहत कि बच्चों को सीट के लिए आपसी आपाधापी नहीं हो, बच्चे बारी बारी से आएँ और अपने उचित स्थान पर बैठें। साथ ही साथ छुट्टी होने वक्त शिक्षक और कोचिंग संस्थान में कार्यरत जो और भी कर्मी हैं या स्कूल में जो कर्मी हैं उनको चाहिए कि बच्चों को बारी बारी एक एक करके, जैसे अगर स्कूल की बात करें तो अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को बारी बारी से छुट्टी दिया जाए, यानी एक कक्षा की छुट्टी होने के 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद दूसरी कक्षा की छुट्टी दी जाए। साथ ही साथ 1 by 1 करके निकाला जाए। गार्जियन जो बच्चे रिसीव करने आते हैं उन्हें भी प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने को बताया जाए। साथ ही साथ कोचिंग संस्थान में भी यही बात लागू किया जाए कि एक बच्चा निकले उसके बाद दूसरा बच्चा, इस तरह से ये होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 बैच के बीच में प्रॉपर टाइम का गैप मेंटेन करना होगा। या मतलब टीचरों में भी ये नहीं होनी चाहिए कि हम किस तरह से अधिक बैच कवर करें, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, तभी ये कार्यक्रम ठीक से लागू हो पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल इस कड़ी में ये भी आता है कि जो बेंच होता है, देखा जाता है कि जो बेंच कई जगह कई कोचिंग संस्थान में 8 फीट 10 फीट का बेंच होता है, कई संस्थान में 6 फीट का होता है, यानी कि पहले एक बेंच पर 5 या 6 बच्चे बैठते थे। और तो अब से किस तरह की व्यवस्था करेंगे आप ताकि कभी भी जांच के लिए कोई अधिकारी आ सकते हैं, तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो गाइडलाइन है उसमें किस तरह बेंच पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, अभिभावकों को नजर में आना चाहिए बात? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि बैच, देखिए अभी ये समस्या मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर होगी, क्योंकि
पहले की तरह स्टूडेंट भी उतना शहर में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर करते भी हैं तो हम ये समझते हैं कि बैच में छात्रों की संख्या कम रखी जाएगी। साथ ही साथ बेंच की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से और दो बेंच के बीच की दूरी के हिसाब मतलब उसको प्रॉपर मेंटेन करके जितना सरकार का गाइडलाइन है उसको उचित रूप से रख करके तभी जा कर के सरकार के द्वारा गाइडलाइन का सही से पालन हो पाएगा। साथ ही साथ हर क्लास के बाद जो बीच में जो गैप रहे दो बैच के बीच में उसमें सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो। आजकल तो अत्याधुनिक मशीन सब आ गए हैं जिससे कि बड़ा सरलता से सैनिटाइज किया जा सकता है जी। तो अब एक समस्या ये आती है कि अब मान लीजिए कोचिंग तो अब खुल गया या खुल जाएगा, तो फरवरी में जिन बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन है, फिजिक्स जैसे जो फास्ट सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो कैसे फिजिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि सबसे अधिक स्टूडेंट फिजिक्स में ही फेल होते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए और आप लोग कैसे इस सिलेबस को शॉर्ट टाइम में अगर आप चलाते हैं क्रैश कोर्स या बहुत शिक्षक चला रहे हैं तो कैसे एक महीना में कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि फरवरी से एग्जामिनेशन है जी बोर्ड के। सच्चाई ये है कि इस साल जो अब एग्जाम हो रही है इसके लिए ये जो कोचिंग खोल रहे हैं तो काफ़ी मददगार नहीं हो पाएंगे। हाँ, बच्चे लोग जो भी कंसर्स थे, शिक्षक लोगों ने जो ऑनलाइन क्लास दिया डिफरेंट ऐप्स के मदद से, साथ ही साथ जो यूट्यूब पर लेक्चर हम लोगों ने भी कोशिश किया कि यूट्यूब पर अधिक से अधिक लेक्चर डालें या अपने ऐप के माध्यम से, तो वो बच्चे उससे लाभान्वित हुए हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अब जो आखिरी के महीने जो बचेंगे तो बच्चे अपना डाउट्स केवल शिक्षक से पूछ सकते हैं, दूर कर सकते हैं, इतना ही फ़ायदा हो पाएगा अभी जो 2021 में जो बच्चे अपेयर होंगे उनके लिए। लेकिन निश्चित तौर पर जो बच्चे 2022 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, उन्हें पूरा समय मिलेगा और हम सलाह भी देंगे। यानी 11th के लिए करें आप, यानी 11th के बच्चों के लिए आप संदेश दे रहे हैं। 11th के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन जो 12 वाले बच्चे हैं उसमें हम समझते हैं कि ज़्यादातर बच्चे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से ऑनलाइन क्लास लिए हैं। साथ ही साथ सरकार ने भी एक अच्छी पहल की है कि इन्होंने क्वेश्चंस को डबल कर दिया है। क्वेश्चन डबल कर दिया है जिसको हम उल्टा अगर सोचते हैं मैथमेटिकली तो लगता है कि जैसे कि सिलेबस को आधा कर दिया है, यानी बच्चों के पास अब विकल्प ज़्यादा होंगे। इस जैसे पहले क्या होता था कि अगर 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे तो अब 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑप्शंस बच्चों के पास बढ़ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अगर 50% भी ठीक से सिलेबस कवर करके जा रहे हैं तो भी वो 100% स्कोर कर पाएंगे। ऐसी सरकार का जो प्लान आया है बिहार सरकार का, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल का, उसके अनुसार मैं ये बात कह पा रहा हूँ। अंतिम सवाल, एक अब अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, छात्राओं के अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है और ये चिंता दोनों तरफ है, शिक्षकों के लिए तरफ से भी है, कोचिंग संस्थानों की तरफ से भी है और बच्चे और अभिभावकों की तरफ से भी है कि आपने गाइडलाइन को पालन किया, लेकिन क्या उम्मीद है बच्चे गाइडलाइन का पालन करेंगे? तो एक गार्जियन को क्या अंत में संदेश देना चाहते हैं नए वर्ष में आप? जी, मैं गार्जियन को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बच्चों को आप अच्छी तरह समझाएं, शिक्षक लोग तो समझाएंगे ही, साथ ही साथ थोड़ा सा विश्वास रखें क्योंकि ये शिक्षकों के लिए भी, जो शिक्षक इस कार्य में लगे हुए हैं उनके करियर का भी सवाल है। अगर वो लापरवाही बरतते हैं निश्चित तौर पर उनका करियर प्रभावित होगा और कोई भी व्यक्ति हम नहीं समझते कि अपने करियर से खेलेगा, इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें और अंत में यही कहेंगे कि नया साल आ रहा है, नया विश्वास रखें, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ सब लोग काम करेंगे और इस तरह की समस्याओं से हम लोग जरूर बाहर निकलेंगे। तो क्या शुभकामना देना चाहते हैं नए साल में? मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मैं नया साल में शुभकामना देना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके मिथिला मंच न्यूज़ चैनल के समस्त दर्शकों को नए साल का हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल मंगलमय रहेगा। जो भी कठिनाई हम लोगों ने 2020 में देखा वो सब दूर होंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे साथ हैं विजेंद्र मोहन सिग्मा फिजिक्स के, जो लगातार वर्षों से दरभंगा के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और गुणात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके छात्र भी लगातार सफलता का परचम लहराते रहे। कई सवाल हैं, कोचिंग संस्थानों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक कोचिंग संस्थान की गलती की वजह से कई संस्थानों पर संकट आ सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है, अगर कोई कोचिंग संस्थान सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर क्लास का संचालन नहीं करेंगे, औचक निरीक्षण में पाए जाएंगे, तो उनका कोचिंग संस्थान पर्सनली बंद किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा एक संशय और होगा जो कोचिंग संस्थानों को देखना पड़ेगा। अगर एक कोचिंग संस्थान गाइडलाइंस का पालन करता है और दूसरा संस्थान नहीं करता है, तो वहां से जो बच्चे संक्रमित होकर आएंगे वो दूसरे कोचिंग का संस्थान को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस सारी बीच के बीच में 4 जनवरी के बाद मिथिला मंच कोचिंग संस्थान जाकर के दिखाएगी कि वहां की क्या स्थिति है, किस तरह गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। तो धन्यवाद विजन जी, धन्यवाद। जी जी, ओके।